मेरी बीबी हर रोज मेरे छोटे भाई के कमरे में जाती थी और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती थी। उसके कमरे में जाने के कुछ देर बाद ही मेरे भाई की जोर जोर से हाफने की आवाज आती थी। आखिर ये दोनों उस कमरे में करते क्या थे? इसी बात का पता लगाने के लिए एक दिन मैं अपने छोटे भाई के कमरे में छुप गया। थोड़ी ही देर बाद जब मेरी बीबी उस कमरे में आई तो उसने मेरे भाई से कहा कि तुम्हारे बड़े भैया कहीं बाहर गए हैं, यही अच्छा मौका है, जल्दी से कपड़े उतारो। उसके बाद उन दोनों ने जो किया वो देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्योंकि मेरा नाम हरीश है। हम लोग कोई बहुत अमीर घर से नहीं हैं। मेरे पापा एक ड्राइवर की नौकरी करके हमारा घर चलाते हैं, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई में उन्होंने कभी भी कोई कमी नहीं आने दी। मैंने भी अपनी तरफ से पढ़ाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं दिन रात पढ़ाई में लगा रहता था, क्योंकि मैं जानता था कि पापा क्या कुछ नहीं करते मुझे पढ़ाने के लिए। मेरी मेहनत और उनके साथ की वजह से मुझे एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। अब हमारे घर का खर्च भी अच्छे से चलने लगा था और अपने छोटे भाई को भी मैं अच्छे से पढ़ाने लगा था। ऐसे ही कुछ साल निकले कि एक बार मेरी माँ खाना बना रही थी, तभी उनको अचानक से तबीयत खराब हो गई और उनको चक्कर आ गए और वो वहीं गिर पड़ी। इसी वजह से उनको काफी चोट आ गई थी। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि अगर माँ आराम करती तो घर का काम कैसे होता। हमारी कोई बहन भी नहीं थी। हम लोगों ने कई जगह पता किया पर कोई अच्छी नौकरानी भी नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन पापा के एक दोस्त शर्मा अंकल हमारे घर आए। उन्होंने कहा कि क्यों ना हरीश की शादी करवा दी जाए। वैसे भी हरीश की उम्र अब शादी लायक हो गई है और वो अब अच्छे से सेटल भी हो गया है। अगर घर में बहू आ जाएगी तो घर में रौनक बढ़ जाएगी। मेरे पापा को भी शर्मा अंकल का सुझाव अच्छा लगा। वैसे भी मेरी माँ की तबीयत खराब होने के बाद पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था। अब मेरे पापा मेरे लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में लग गए। कुछ दिनों बाद शर्मा अंकल और आंटी दोनों ही हमारे घर आए मेरी मम्मी को देखने के लिए। मम्मी का हालचाल लेने के बाद आंटी ने कहा कि मुझे पता चला है कि आप लोग हरीश के लिए एक अच्छा रिश्ता देख रहे हैं। मेरी बहन की बेटी है, अभी उसने बीएससी कंप्लीट किया है। बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की है। अगर आप लोग कहें तो मैं रिश्ते की बात उन लोगों से कहूँ। मेरे पिताजी ने कहा कि आप लोग तो हमारे अपने हो और शर्मा तो मेरा बचपन का दोस्त है। अगर तुम लोग बोल रहे हो तो इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं हो सकती। तुम लोग उन लोगों से रिश्ते की बात कर लो। कुछ दिनों बाद वो लोग मुझे देखने आए और उन्होंने झट से मुझे पसंद कर लिया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में हमारी शादी की तारीख भी निकल गई। लड़की का नाम पायल था। ऐसे ही हमारी शादी भी हो गई और बड़ी ही धूमधाम से पायल को हमारे घर लाया गया। पायल सर्वगुण संपन्न थी। उसने इतने कम दिनों में ही पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। मेरी माँ की देख रेख वो बहुत अच्छे से करती थी। कुछ ही दिनों में माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। वो बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह ही मेरे माता पिता का ख्याल रखती थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से मेरी माँ की तबीयत खराब होने लगी। हम लोग जल्दी से जल्दी उन्हें डॉक्टर के पास ले गए थे। लेकिन जब हम उनको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने हमें एक ऐसी बात बोली जिसे सुनकर तो जैसे हमारे ऊपर आसमान गिर पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि हम लोगों की माँ अब नहीं रही। उनकी मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई थी। हम लोग तो ये सुनकर अंदर तक टूट गए थे। जैसे तैसे हम लोगों ने खुद को संभाला था। हमारे जीवन में एक बार फिर से उथल पुथल हो गई थी। धीरे धीरे समय के साथ हम लोग की जिंदगी वापस अपनी दिनचर्या पे आ गई थी। ऐसे ही एक दिन की बात है कि मैं ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी वहां मुझे चक्कर आने लगे। अचानक मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मैं खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। मैंने वहीं पास के एक डॉक्टर के यहाँ जाकर दिखाया। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, साथ ही कुछ टेस्ट भी कराने को कहा। तो मैंने वही टेस्ट भी करा लिए और दवा लेकर वापस आ गया। दवाई खाने के बाद मुझे कुछ ठीक लग रहा था। जब मैं घर जल्दी आ गया तो पायल ने पूछा कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। मैंने उसे तबीयत खराब बताना सही नहीं समझा, क्योंकि मैं फालतू में उसे परेशान नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने बहाना बना दिया कि आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, इसीलिए आ गया। इतना बोलकर मैं कमरे में चला गया आराम करने के लिए। मुझे लगा था शायद मेरा बीपी गड़बड़ हो गया होगा, इसीलिए मुझे चक्कर आ रहे हैं। पर अगले दिन मुझे टेस्ट की रिपोर्ट्स मिली। जब मैंने वो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे दिल में एक छेद है, उसके लिए मेरा ऑपरेशन होना जरूरी है। उस समय पायल भी मेरे साथ ही थी।
क्योंकि जब मैं चेकअप कराने आ रहा था तो वो जिद करके मेरे साथ ही आ गई थी। डॉक्टर ने दवाई शुरू कर दी और रोजाना लेने को कहा। पायल मेरी दवाइयों का बहुत ख्याल रखती थी और सब कुछ मुझे टाइम से ही देती थी। एक दिन पायल के मायके से फोन आया कि उसके कजन के भाई की एंगेजमेंट है, इसीलिए हम लोग पायल को कुछ दिनों के लिए लेने आ रहे हैं। मैंने तो हाँ बोल दिया था, पर पायल ने जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। मैंने पायल को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी। पायल ने खुद ही उन लोगों को समझा दिया था। मेरी तबीयत खराब चलने की वजह से मैंने ऑफिस से 4-5 दिनों की छुट्टी ले ली थी। लेकिन जब से मैं घर पर था, मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि पायल रोज मेरे छोटे भाई रवि के कमरे में जाती थी। और वो ये काम तब करती थी जब मैं सामने नहीं होता था या फिर सो गया होता था। वो मेरे पीछे उसके कमरे में जाती और जब वो अंदर जाती दरवाजा अंदर से बंद कर लेती थी। साथ ही थोड़ी ही देर में रवि की जोर जोर से आवाज आनी शुरू हो जाती थी। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मैं अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैंने देखा था कि उसने घर कितने अच्छे से संभाल कर रखा है और सबका वो बहुत ख्याल रखती थी। पर अपनी आंखों देखा कैसे झुठला दूं? कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं जब भी पायल से इस बारे में पूछने की कोशिश करता तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को बदल देती थी। लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाला था। मुझे तो सब पता लगने लगा था कि आखिर वो कर क्या रही है। कभी कभी तो मैं गुस्से में उसे फटकार भी लगा देता था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी बातें तो जैसे उसे सुनाई ही नहीं देती थी। अब तो यह उसका रोज का हो गया था। मुझे खाना और दवा खिलाकर रोज पायल रवि के कमरे में चली जाती थी। अब मेरी छुट्टी भी खत्म हो गई थी और मुझे ऑफिस भी जाना था, इसीलिए मैं घर से निकल गया ऑफिस का बोल के। पर गेट पर ही पहुंचा था कि मुझे याद आया कि मैं बाइक की चाबी लाना ही भूल गया हूँ। मैं वापस अंदर गया तो मैंने देखा कि पायल रवि के कमरे में जा रही है। उसे रवि के कमरे में जाने की हमेशा ही जल्दी रहती थी। मेरा शक दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। मुझे उसकी इस हरकत से बहुत जलन होती थी। आखिर वो मेरी पत्नी थी, पर चक्कर वो रवि के काटा करती थी। ऐसा नहीं था कि वो मेरा ख्याल नहीं रखती थी, पर रवि के कमरे में वो इस तरह क्यों जाती थी, ये मुझे बहुत खटका करता था। ऊपर से रवि की वो आवाजें मेरे शक को यकीन में बदल देती थी। खैर, ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। पायल का स्वभाव भी बदलने लगा था। जब भी मैं उससे इस बारे में पूछता तो पहले तो वो बात बदल दिया करती थी, लेकिन इन दिनों चिड़चिड़ी हो जाती थी और मुझ पर गुस्सा करने लगती थी। वो कहती थी कि आपको इन सब के अलावा और कुछ आता भी है या नहीं। मैंने पायल के पिताजी से बात की पायल के स्वभाव के बारे में, तो उन्होंने पायल से बात करने के लिए बोल दिया और कहा कि हम उसे समझाएंगे। लेकिन मैंने उन्हें पूरी बात नहीं बताई थी, क्योंकि बिना पूरा सच जाने मैं किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता था। सच जाने के लिए एक दिन मैंने रवि को अपने साथ लिया और कहा कि चलो पार्क में टहल कर आते हैं। रवि तैयार हो गया और हम लोग घर के पास में ही एक पार्क था, वहीं आ गए। वहां पहुंचकर मैंने रवि से सीधा सीधा पूछा कि आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे और पायल के बीच। रवि ने कहा कि ये क्या बोल रहे हैं आप, वो मेरी भाभी हैं और भाभी माँ समान होती है। मुझे उसकी मीठी मीठी बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ तो है इन दोनों के बीच। मैंने रवि की तरफ घूरते हुए कहा कि देखो रवि, चुपचाप साफ साफ बता दो कि पायल तुम्हारे कमरे में क्या करने आती है। रवि ने कहा कि नहीं भैया, भाभी तो मेरे कमरे में आती ही नहीं है। उसने तो सरेआम झूठ बोल दिया था। अब तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। मैंने एक जोर का तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। अपने जवान भाई पर इस तरह हाथ उठाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आखिर मैं करता भी क्या। रवि झूठ पर झूठ बोले जा रहा था, जो कि मेरे बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर था। ज्यादा गुस्सा और चिल्लाने की वजह से मुझे खांसी आने लगी। रवि दौड़ कर गया और पानी ले आया। उसने मुझे पानी पिलाया। मुझे उसकी फिक्र करना बिल्कुल झूठा लग रहा था। जब मेरी खांसी ठीक हुई तो मैं गुस्से में उसे वहीं छोड़कर घर वापस आ गया। अब मैं ज्यादा समय घर से बाहर बिताने लगा था, क्योंकि जब भी मैं उन दोनों को देखता तो मेरा खून खौल उठता था। एक दिन मैंने अपने एक दोस्त को इस बारे में बताया। उसने हमेशा से मेरी हर परेशानी में मदद की थी। मेरे दोस्त ने कहा कि बात तो सीरियस लगती है, लेकिन रवि तो इतना सीधा और साफ दिल वाला लड़का है, फिर भी वो ऐसे कैसे कर सकता है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि जरूर उन दोनों के बीच कोई संबंध है, जिसकी वजह से पायल मुझसे उखड़ी उखड़ी रहती है और रवि के पास ज्यादा रहती है। मेरे दोस्त ने कहा कि क्यों ना तुम उन दोनों पर नजर रखो और ये जानने की कोशिश करो कि वो लोग कमरे में करते क्या हैं। फिर अपने आप सच सामने आ जाएगा।
मैंने कहा कि ठीक है। घर वापस आकर मैंने सोचा कि मैं रवि के कमरे में ही छुप जाता हूँ। जब रवि वॉशरूम गया हुआ था तब मौका देखकर मैं रवि के कमरे में बनी अलमारी में छुप गया। मुझे पता था जब पायल देखेगी कि मैं नहीं हूं तो सीधा यहीं आ जाएगी। और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। रवि वॉशरूम से वापस आकर अपने बेड पर लेट गया और फोन चलाने लगा। तब तक पायल भी आ गई। पायल को इस तरह देखकर तो मेरा खून खौल उठा था, पर मैंने अपने गुस्से को थोड़ा शांत किया और थोड़ी देर रुक कर इंतजार करने लगा, क्योंकि मैं उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। पायल ने आते ही सबसे पहले दरवाजा बंद किया और कहा कि लगता है ये कहीं बाहर गए हैं, इसीलिए मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ गई। चलो अब जल्दी से अपनी शर्ट उतारो। ये सुनकर तो मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। आखिर इन दोनों ने अपनी असलियत दिखा ही दी। मैं जैसे ही अलमारी से गुस्से में बस निकलने ही वाला था कि मैंने देखा पायल के हाथ में एक तेल की कटोरी और कुछ मेडिसिन थी। मैं ये देखकर तो भौचक्का रह गया कि इन दवाइयों और तेल का पायल आखिर क्या करेगी। कुछ देर बाद देखा तो रवि अपने कपड़े उतार रहा था। उसने अपनी शर्ट उतारी तो मैंने देखा कि उसके पूरे शरीर पर घाव थे। रवि ने उस तेल में हल्दी और कुछ पाउडर मिलाया और दवाइयों के साथ उसका एक लेपन बनाया। फिर पायल रवि के घाव पर यह लेप लगाने लगी, साथ ही उसके पैरों की मालिश करने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मुझसे अब और रहा नहीं गया, इसीलिए मैं उस अलमारी से बाहर निकल आया। मैंने पायल का हाथ पकड़कर बोला कि ये सब क्या हो रहा है। पायल मुझे देखकर एकदम से घबरा गई। रवि भी अपने बेड से उठकर खड़ा हुआ। रवि ने कहा, भैया इसमें पायल भाभी की कोई गलती नहीं है, ये तो बेचारी भलाई का काम कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि रवि क्या कह रहा है। तभी रवि ने कहा कि कुछ दिन पहले ही मुझे खून की उल्टियां होने लगी थी। मेरे शरीर पर भी इस तरह के घाव हो गए थे। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है। भाभी मुझे मेरी बीमारी से लड़ने में मेरा साथ दे रही थी। डॉक्टर ने मुझे ये लेप लगाने और कीमोथेरेपी कराने को कहा है। मैंने एक अच्छे अस्पताल में बात कर ली है। वहाँ मेरे दोस्त के पापा काम करते हैं, इसीलिए सब कुछ कम पैसों में और अच्छे से हो जाएगा। भाभी ने मुझे ये सब बात आपको बताने को मना किया था, क्योंकि आप भी इतनी घातक बीमारी से लड़ रहे हो, और डॉक्टर ने साफ मना किया था कि आपको किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस ना दिया जाए। इसी वजह से मैंने और भाभी ने आपसे यह बात छुपाई थी कि मुझे ब्लड कैंसर है। इसीलिए भाभी रोज रात को और दिन में मेरे कमरे में आती थी और मेरे शरीर पर मालिश करती थी, ताकि मेरे दर्द को कुछ आराम मिल जाए। पायल ने कहा कि ये भी तो मेरे बेटे जैसा है। अगर मेरे खुद के बेटे के साथ ऐसा होता क्या तब भी मैं ये सब नहीं करती। इसीलिए मैंने रवि का इलाज करना शुरू किया। अब मेरा सारा वहम दूर हो चुका था। मैंने पायल का हाथ पकड़ा और उससे माफी मांगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने रवि से भी हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैंने कहा कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं एक अच्छा भाई और पति नहीं बन पाया। मैंने तुम लोगों पर कितना गंदा आरोप लगाया कि अब मुझे खुद पर ही शर्म आ रही है। रवि ने कहा कि भैया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कोई भी ऐसे चोरी चुपके से काम करे तो हर किसी को शक हो जाता है। पायल ने भी मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि हम लोग आपसे नाराज नहीं हैं। हम दोनों ही जानते हैं कि आप हम दोनों से कितना प्यार करते हैं। जो हुआ उसे जाने दो। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैंने पता नहीं ऐसे कौन से पुण्य किए हैं कि मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली, जिसको मेरी और मेरे भाई की इतनी फिक्र है। भला आज के जमाने में कौन किसी की इतनी परवाह करता है। हम लोगों की बातें सुनकर पापा भी कमरे में आ गए और कहने लगे कि क्या हुआ बच्चों, इतना शोर कैसे हो रहा है। मैंने पापा को सब बता दिया तो पापा ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, शक रिश्ते खराब करता है। शक करने से अच्छा होता है कि अपनी बात बोलकर उस शक को दूर कर दिया जाए। मुझे अपने पिताजी की बात अब समझ में आ गई थी। हमने जल्दी से जल्दी रवि की कीमोथेरेपी कराई। अब उसकी हालत में भी काफी सुधार है। साथ ही मेरा ऑपरेशन भी अच्छे से हो गया और अब मैं भी पूरी तरह से ठीक हूँ। इस कठिन समय में मेरी पत्नी ने मेरा और मेरे परिवार का बहुत साथ दिया और हम लोग अब खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी को लेकर आपके मन में गलतफहमी हो गई हो? अगर हाँ, तो अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।